Hello everyone, this is Prashant and today we are going to study the electric field due to a charged solid sphere. हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्फेरिकल शेल के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो के अंदर हम गॉस लॉ के फोर्थ एप्लीकेशन को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है चार्ज सॉलिड स्फीयर। चलिए जरा अपने सॉलिड स्फीयर के बारे में पहले जान लेते हैं। हमारे जो सॉलिड स्फीयर है फर्स्ट ऑफ ऑल वो नॉन कंडक्टिंग है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्यों? देखिए, सॉलिड स्फीयर का मतलब होता है कि अब वो बल्क है, बल्क में भी उसके चार्ज प्रेजेंट है। पहला डिफरेंस स्फेरिकल शेल के साथ यही था कि स्फेरिकल शेल में सारा का सारा चार्ज आपका सरफेस के ऊपर था, लेकिन यहाँ बल्क में भी चार्ज है। अब इसका नॉन कंडक्टिंग होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हमें पता है किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज जो होता है वो कंडक्ट होता है और सारा का सारा चार्ज जो होता है दोबारा से सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा चार्ज जो है वो बल्क में भी प्रेजेंट रहे, इसके लिए हमारा जो सॉलिड स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि वो इंसुलेटिंग होना चाहिए नेचर में। ओके, तो पहली चीज़ तो ये आ गई। अब क्योंकि यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पे हम किसका कौन से टर्म का यूज़ करेंगे? द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे हम रो से शो करते हैं। तो टोटल चार्ज क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम चार्ज, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। ना हम लोगों ने जैसे स्फेरिकल शेल के अंदर किया था, इन द सेम वे हम यहाँ पे भी 3 गॉसियन सरफेस लेट करेंगे जिनका रेडियस होगा कैपिटल आर, और फिर उन तीनों केसेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे इन 3 डिफरेंट केसेस। आई होप आप लोग अब इस चीज़ से फैमिलियर होंगे। ठीक है, एक केस होगा जिसके अंदर गॉसियन सरफेस का रेडियस ज़्यादा होगा हमारे सॉलिड स्फीयर के मुकाबले। दूसरे केस के अंदर हमारा सॉलिड स्फीयर और गॉसियन सरफेस दोनों का रेडियस बराबर होगा। तीसरा केस ऐसा होगा जिसके अंदर हमारा सॉलिड स्फीयर बड़ा होगा एज कम्पेयर टू अवर गॉसियन सरफेस, मतलब आपका जो गॉसियन सरफेस होगा वो सॉलिड स्फीयर के अंदर होगा। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ जान लीजिए इस डेरिवेशन के बारे में कि जब हमने स्फेरिकल शेल किया था या कोई भी दूसरा केस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारा जो मीडियम था वो क्या था? वैक्यूम था या एयर थी बेसिकली। इसलिए आपको हर एक टर्म के अंदर एप्सिलॉन नॉट दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? एक सॉलिड स्फीयर यूज हो रहा है। अब वो स्फीयर किसी भी चीज़ का बनाओ, उसकी परमिटिविटी अलग होगी, इसलिए यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट साइन का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंपल एप्सिलॉन साइन। ठीक है, जस्ट वी यूज द एप्सिलॉन इन प्लेस ऑफ द एप्सिलॉन नॉट। क्यों? यहाँ पे एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट करता है? बिकॉज द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द इंसुलेटिंग स्फीयर। देखिए मैंने यहाँ पे ही मेंशन किया इंसुलेटिंग स्फीयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग ले रहे हैं द आर इज ग्रेटर देन द कैपिटल आर। इट मीन्स अभी आपका गॉसियन सरफेस उस सॉलिड स्फीयर के अंदर मौजूद है। इससे सिर्फ एक चीज़ बदल जाती है, ज़रा आप समझिएगा। अगर मैं बोलता कि मेरा ओवरऑल चार्ज जो है वो 20 कूलम है इस पूरे स्फीयर के अंदर, और मैंने गॉसियन सरफेस उसके अंदर लेट किया, तो क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर 20 कूलम चार्ज आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसके अंदर शायद 10 कूलम आए, चाहे 20, हो सकता है 15 कूलम आए, लेकिन 20 कूलम नहीं आएगा, बिकॉज ये वाला चार्ज तो आप मिस कर गए ना। तो हमें पता करना है पहले कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज अनलॉक्ड है। ठीक है, इसके अंदर कितना चार्ज आपका इनक्लोज हो रखा है। द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू डैश। इसे मैंने क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया। ओके, अब देखते हैं मैं कैसे निकालूंगा। अगर अभी यहाँ 20 कूलम चार्ज होता, ठीक है, तो मैं क्या करता? पहले पर यूनिट चार्ज निकालता, फिर उसे टोटल जितना भी यहाँ का वॉल्यूम होता गॉसियन सरफेस का उससे मल्टीप्लाई कर देता। सेम चीज़ यहाँ की है मैंने। टोटल चार्ज क्यू है, उसे सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट चार्ज निकल गया मेरा। उसके बाद मुझे जितने वॉल्यूम के लिए चाहिए था उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर का होल क्यूब। ओके, तो इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो कितना है? क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू कैपिटल आर का क्यूब अपॉन में स्मॉल आर का क्यूब। ओके, अब आपको ये चीज़ पता चल चुकी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े तो अब हम लोगों ने अपना वही पुराना तरीका यूज़ किया। एक बार साई को ई डेल्टा एस रखा। डेल्टा एस क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, ई इंटू में गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब हमने गॉस लॉ का ही सेकेंड मेथड लिया, क्यू डैश इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू डैश यूज़ किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यू डैश की जगह क्या लिखा मैंने? क्यू कैपिटल आर का क्यूब अपॉन में स्मॉल आर का क्यूब। अच्छा, यहाँ पे जो एक गलती हुई वो क्या थी? ये देखिए, ये गलती थी। मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे एप्सिलॉन टर्म का यूज होना है, ना कि एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है,
इसलिए यहाँ पे भी मैंने इसे काट रखा है। ठीक है, हर जगह एप्सिलॉन साइन का यूज होगा। ओके, आपके पास दो फ्लक्स की वैल्यू आ चुकी है, इन्हें आपस में इक्वेट करिए। आप इन्हें आपस में इक्वेट करेंगे तो आपका क्या होगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा, केवल एक सिंगल आर बचेगा ऊपर। ठीक है, अच्छा उससे पहले ज़रा यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इस क्यूब को दोबारा से तोड़ दिया। किस में, रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये कैपिटल आर क्यूब वैसे का वैसे ही है, नीचे आर क्यूब इंटू में एप्सिलॉन। इसके बाद मैंने इसे काटा है और काटने के बाद जो मेरी वैल्यू निकली है वो क्या है, रो इंटू में आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से टर्म कटे, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटा, केवल एक सिंगल आर बचा, 4 से 4 कटा, नीचे के आर क्यूब से ऊपर का आर क्यूब कटा, तो बचा क्या, ऊपर मेरे पास बचा पाई से पाई भी कट चुका है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर मेरे पास बचा रो और एक सिंगल आर, नीचे क्या बचा, ये 3 नीचे आ चुका है तो 3 बचा और एप्सिलॉन। आई होप आपके पास ये वैल्यू आ गई हो। अगर ये मेथड आप लोगों को सही नहीं लगा तो इसका एक अल्टरनेट और ईजियर मेथड है। वो क्या मेथड है कि भैया आपने क्यू डैश निकालना था तो आपने पर यूनिट चार्ज के लिए चार्ज डेंसिटी तो पहले ही मान रखी है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट चार्ज ना, तो सीधा उस चार्ज डेंसिटी को जितने वॉल्यूम के लिए निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, रो इक्वल्स टू रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और जस्ट सिंपली उसे यहाँ पे ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन, और क्यू डैश की जगह डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर दीजिए। मतलब आपको जो ये पार्ट है ये ओवरऑल करने की ज़रूरत नहीं, इसकी जगह आप डायरेक्टली इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे काटना भी कितना आसान है। आप यहाँ पे क्यू डैश की वैल्यू पुट करें, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, आर स्क्वायर से आर कटा, 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, और आपको डायरेक्टली अपनी वैल्यू मिल गई रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है, बट मेनली बुक्स के अंदर ये मेंशन किया गया होता है, इसलिए मैं इसे भी यहाँ लिखा है। आप दोनों में से चाहें कोई सा भी प्रेफर कर सकते हैं, मेनली मैं ये वाला मेथड प्रेफर करता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बचे हुए दो केसेस मैंने नहीं करके दिखाए। क्यों नहीं करके दिखाए, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी आते हैं। बस यहाँ पे एक छोटा सा जनरल केस था जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। आप अभी इनसाइड द शेल्फ, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर थे, जिसके आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आया। अब इनसाइड द सॉलिड स्फीयर भी अगर आप उसके सेंटर पे पहुंच जाओ तो सेंटर से डिस्टेंस नाप रहे थे आप गॉसियन सरफेस का, इट मीन्स आपने आर की वैल्यू तो 0 कर दी, और आर की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। कंक्लूजन इसका ये निकला कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पे वो कितना होगा, 0। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। अब ज़रा डायग्राम देखिए, डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बिल्कुल सही। उसके बाद धीरे धीरे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना रिलेशन, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। ठीक है, तो आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा, जब तक सरफेस पे नहीं पहुंचेगा। सरफेस पे फिर बिल्कुल एज सेम एज स्फेरिकल शेल आपका सारा का सारा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही होगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई, उसके बाद दोबारा से बिल्कुल स्फेरिकल शेल की तरह ही सेम जाएगा। इसीलिए आपको इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को करने की ज़रूरत नहीं होती अलग से, क्योंकि वो डिट्टो वही होता है जो आपका स्फेरिकल शेल के अंदर होता है। ठीक है, बाहर जाते ही आपका दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउन होना चला गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या आपको डिफरेंस समझ आया सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल के बीच में? स्फेरिकल शेल में बस यही इतना डिफरेंस था कि शेल के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता था, इसलिए उसके लिए हम डायरेक्टली बोल देते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 है। जबकि सॉलिड स्फीयर के केस में आपने सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज ले रखा है। अब आप कितने एरिया का चार्ज चाह रहे हो, आपने गॉसियन सरफेस कितना बड़ा बनाया है स्फीयर के अंदर, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस होने वाली है इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ओके, आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ आई हो, स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर ये देखा गया है कि ये डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर पूछी गई है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।